नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 सीपीएस को हटाए, उनके पदों से हटाया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया है। अलग अलग तरीके से सत्ता पक्ष कुछ अलग कह रहा है, बचाव में कह रहा है। हालांकि सरकार चुनौती देने के लिए, कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 22 तारीख को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। इस बीच विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी कैविएट फाइल सुप्रीम कोर्ट में की गई है। क्या इनकी विधायकी, बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या सब लोग हिमाचल प्रदेश के जानना चाह रहे हैं क्या इनकी विधायकी जाएगी या बचेंगे। सीपीएस तो ये हट गए, क्या ये विधायक बने रहेंगे या ये लाभ के पद माना जाएगा। क्या आगे हिमाचल प्रदेश में होगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा रमन शास्त्री जी हमारे साथ है। शास्त्री जी, सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही त्वरित मसला है, प्रासंगिक मसला भी है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा। आप खुद स्पीकर रहे हैं, आपकी जुबानी हम लोग समझना चाहते हैं कि ये जो हटाए गए हैं, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए हैं 6 सीपीएस, क्या इनकी, सीधा सवाल आपसे, क्या इनकी विधायकी बरकरार रहेगी या इस पर कोई संकट आएगा? बात ऐसी है, जहां तक केंद्र के एक्ट का सवाल है, केंद्र ने जो कानून बनाया है उसमें सीपीएस को इस रूप में नहीं लिया जा सकता कि वो मंत्रियों के पद के दायित्व को निभाए या उसी रूप में वो सरकार में रहे जैसे सचिवालय में और मंत्री वगैरह रहते हैं। ये सारे ही स्टेटों में ये गड़बड़ हुआ है। लगभग 8 हाई कोर्ट्स ने इसमें विभिन्न प्रकार के फैसले दिए हैं। उसमें कई जगह सदस्यता भी गई है और उसके विभिन्न कारण थे, और कई जगह पर जो है सिर्फ वो उनको पदों से हटा दिया गया है, जितने भी सीपीएस वगैरह है। हिमाचल प्रदेश में 2005 में सबसे पहले ये संकट आया था, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस समय 2006 में एक बिल लाया और जिसमें इसको जो है वो ऐसा बना दिया गया, कानून सम्मत बना दिया गया विधानसभा के बिल से कि हम सीपीएस को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वो कानून ही अपने आप में चैलेंज होने की स्थिति में था, जिसको किसी ने चैलेंज तो नहीं किया। तो उसके बाद से लगातार ये सीपीएस वगैरह हिमाचल प्रदेश में भी बनते रहे। लेकिन 2017 में एक माणिक करके एक वकील है, उसने हिमाचल हाई कोर्ट में एक अर्जी दी कि जो सीपीएस बने हुए हैं और उनको जब निकाल दिया गया है तो क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो उसमें अभी तक वो केस हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई निर्णय आया नहीं है। ये अब कोर्टों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना लाभ का पद है, तो लाभ के पद से उनको हटा लिया गया है। और जब तक वो लाभ के पद में थे, जो भी सीपीएस वगैरह जो थे, उनका जितना भी उन्होंने सरकार से पैसा लिया है इस रूप में, वो वापस भी हो सकता है, इस पर भी निर्णय आ सकता है। उनको कहा जाएगा कि भी आप ये पैसे सारे जमा कराओ जब तक के लिए आप उसमें थी, और सरकार की सुविधाओं में जो सरकार का खर्च हुआ है वो भी वापस देना पड़े। कोर्ट ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, वो अपने फैसले में असंवैधानिक कहा है, इलीगल कहा है। दूसरा जो 1971 की एक धारा जिसका ये प्रोटेक्शन दी गई थी पैरा 50 में, वो भी हटा, उसको भी गैर कानूनी माना है, असंवैधानिक माना है। फिर लाभ का पद, इसको कैसे नहीं माना जाए? नहीं, ये तो लाभ का पद है। ये तो कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये लाभ का पद है। अब प्रश्न 2 है। एक तो ये है कि उनको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। वो तो कोर्टों ने, लगभग 8 के 8 कोर्टों ने ये फैसला दिया है कि ये पद से हटाए जाने चाहिए डिफरेंट स्टेटों में, हाई कोर्ट में। क्या किसी हाई कोर्ट ने ये हटाए भी है? उनके क्या विधायक? हाँ, हटे। क्या इनकी विधायकी गई? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अस्पष्ट सा है। मेरे हिसाब से तो विधायकी अभी तक कहीं गई नहीं है। सिर्फ इतना ही हुआ है कि उनको वहां से हटा करके
और कुछ जगह पर शायद ये कह दिया गया है कि जो कुछ भी सरकार ने आप पर इस पद पर रहते हुए, लाभ के पद पर रहते हुए जो कुछ भी आपको दिया है उसको आप वापस करें, जमा करवा दें। यहाँ तक तो बात है। अब सवाल ये है कि न तो हिमाचल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इनको विधायकी से हटाया जाए, और ना ही वो पुराना 2017 का जो केस है उस पर भी कोई पुनर्विचार नहीं किया है। अब ये केस उच्चतम न्यायालय में जा रहा है, और जहां तक आपने ये कहा कि ये गैर कानूनी है, कानून सम्मत नहीं है। देखिए, कानून के लिए दो तरह से कानून बनते हैं। एक तो वो होता है जिसमें समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा कोई क्रिमिनल तरह का कानून नहीं कि क्रिमिनल लॉ बनाना है जिसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो राज्य सरकार ने कानून तो बना लिया, लेकिन जब केंद्र का कानून इसी विषय को लेकर के बना हुआ है तो फिर राज्य सरकार का कानून काम नहीं करता है, फिर केंद्र सरकार का कानून हावी होता है और वही माना जाता है। इसीलिए ये कानून राज्य का असंवैधानिक है, और उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि ये जो नियुक्तियां हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। उसका कारण यही था। आपसे ये समझना और जानना चाहेंगे कि डिस्क्वालीफाई, अगर ये अब सीपीएस तो ये नहीं रहे, इनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया, रूट कौन सा है? थ्रू गवर्नर है, या क्योंकि पहले जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई कुछ विधायकों पर हुई थी, वो स्पीकर के, आप तो खुद स्पीकर हैं, प्रीव्यू में आता है। लेकिन ये वाला मामला क्या है, थ्रू गवर्नर रूट है, ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है, ये अब कहीं किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट के हाथ में गया। कोर्ट में जब जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से फिर स्पीकर को एक्शन लेना होता है। कोर्ट का फैसला आएगा कि भाई ये पद पर नहीं रह सकते हैं, तो स्पीकर जो है ना गवर्नर को भेजेंगे रिकमेंडेशंस, और वो फिर जो है वो चली जाएगी। और ये तो एक और बात है इसमें कि इनकी सदस्यता अगर नहीं रहनी है तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी सामने है। इलेक्शन कमीशन ही इनको फिर निरस्त करेगा बाद में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहीं से निकल जाएंगे, नहीं, ये रूट होगा, कागज ये जाएगा पहले विधानसभा स्पीकर के पास, स्पीकर गवर्नर को भेजेंगे, वहां से विधिवत जो प्रक्रिया है, न्याय सम्मत और विधि सम्मत प्रक्रिया, उसके आधार पर फिर कमीशन को जाता है, इलेक्शन कमीशन। विधानसभा स्पीकर के अलावा दूसरा रूट विपक्ष ये कह रहा है कि हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे और गवर्नर के थ्रू ये फाइल जाएगी चुनाव आयोग को, जो इनको डिस्क्वालीफाई करने का। बाकी ये अपने पदों पर हाईकोर्ट को चुनौती दी, वो तो एक अलग विषय है, सीपीएस बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो इस मामले में आएगा। डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं, इस बारे में तो आना जरूरी नहीं, किसी बारे में कोई निर्णय आ जाएगा। नहीं, वो बात ही है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ठीक ढंग से और सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए ये निर्णय अवश्य देगा, क्योंकि इसमें कई तरह की शिकायतें भी आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस बात से अवगत है कि इसको हमेशा के लिए जो है ना स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो विधायक ये सीपीएस के पद पर रहे हैं और अगर वो हटा दिए गए हैं उसके बाद क्या वो विधानसभा के सदस्य रहने के काबिल है या नहीं है। जहां तक ऊपरी तौर पर हमको लगता है वो उसमें उनके अयोग्य घोषित करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई बाधा है। क्यों? क्योंकि वो एज एमएलए तो रह ही सकते हैं, उन्होंने जिस पद पर वो रहे हैं वहां के साधनों का उपयोग किया, वो सरकार, क्योंकि सरकार अपॉइंट करने वाली है, सरकार को कहा जाएगा कि इनसे सारे पैसे रिकवर किए जाएं और कोठी वगैरह का जो खर्चा था ये सारा कुछ वो वापस दें, और वो ये तो एक फैसला हो जाएगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि वो अयोग्य क्यों करार दिए जाए, सिर्फ इसलिए कि वो उस पद पर थे। ये अभी तक इसका फैसला कहीं पर भी नहीं आया है, वैसे ऊपरी तौर पर जहां तक हमारी जानकारी है। मुझे ये लगता है कि शायद इनको अपने पदों से सिर्फ मतलब एक विधायक के तौर पर निकालने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, इसकी संभावना मुझे काफी दूर दूर की लग रही है। लेकिन
न्यायविद ही जान सकते हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया अब जो है आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों को 6 लोगों को हटाया गया है सीपीएस के पद से, वो सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसमें पहला कदम ये होगा कि वो स्पीकर के पास आएगा, जो आदेश होंगे स्पीकर उसका पालन करते हुए राज्यपाल के माध्यम से, और ये कमीशन को जाएगा, इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन फिर अगर उनको निकालने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। केवल इलेक्शन कमीशन कर सकता, आपका ये मानना है। लेकिन ये तो सीपीएस तो हटाए गए, विधायक रहते हुए सीपीएस बने, जो विधायक रहते हुए विद कैबिनेट रैंक है, क्योंकि एक कैबिनेट की भी तो एक लिमिट है कि आप हिमाचल प्रदेश में इंक्लूडिंग सीएम इतने रह सकते हैं, 12 रह सकते हैं, है ना। तो ये फिर इस बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि इसमें मेरा मानना ये है, चाहे वो सीपीएस भी नहीं है और जो कैबिनेट रैंक का वो नाम दिया हुआ कि ये कैबिनेट रैंक है, ये बिल्कुल टोटली असंवैधानिक है। ये तो और ऐड करता है इस बात में कि भाई ये सारा असंवैधानिक काम हो रहा है, ये तो ये है। पर मैं तो ये कहता हूं कि सीपीएस के पद को जिस प्रकार से कानून बना करके हिमाचल प्रदेश में लाया गया, अन्य प्रदेशों में भी लाया गया, वो कानून सम्मत नहीं है, वो इन वायलेशन ऑफ द एक्ट ऑफ सेंटर है। इसलिए इनका हटना तो जरूरी है। उसका भी जो एक आधा जिनको कैबिनेट रैंक दे रखा है वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब एक ही प्रश्न हमारे दिमाग में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा कि अब ये विधायक भी नहीं रह सकते हैं। जहां तक मेरा विवेक का, आपको ये लगता है कि कोई हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की अभी हालात है, क्या कोई राजनीतिक संकट, क्योंकि आप तो बहुत न केवल मंत्री रहे, आप तो स्पीकर भी रहे हैं, आपकी नजर में, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको व्याख्या की जा रही है, कानून की व्याख्या भी अलग अलग तरीके से की जा रही है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर 6 विधायक ये जो सीपीएस थे, ये अगर विधायक नहीं रहे तो निश्चित राजनीतिक संकट आएगा। अगर ये विधायक है तो मैं ये सोचता हूं कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि सब चुपके से सहेंगे और शायद हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ ये जो बाकी बचा समय है ये निकाल ले। लेकिन आज महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब एक पद मंत्री का भरा जाना है, उसके लिए सारे के सारे सीपीएस जो है पुराने वाले वो जोर लगा रहे कि मुझे बनाया जाए, मुझे बनाया जाए। तो राजनीति में ये जो उतार चढ़ाव है, ये राजनीति के पदों की महत्वाकांक्षा है, ये तो रहती है। कोई व्यक्त करता है, कोई व्यक्त नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ उथल पुथल तो होगी और परेशानी भी जरूर रहेगी शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर। और हाँ, अगर विधायकी बाकी बचती है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होना है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है कि ये सरकार चल पड़े। सत्ता पक्ष ये कहता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, कि विपक्ष में बैठी बीजेपी हिमाचल प्रदेश में पहले ऑपरेशन लोटस चलाया था और वो फेल हो गया और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के प्रयास विपक्ष कर रहा है। आपकी नजर में उनके दावों में या उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखो, बात ये है, पूरे देश में ये चर्चा है और ये सब पार्टियां करती है और एक दूसरे पर आरोप लगाती है। जो सत्ता में होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमको डिस्टेबलाइज करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का स्तर कहाँ है ये हम आप सब जानते हैं। वो इतना गिरा हुआ है कि जिसकी कल्पना भी करना एक समय में मुश्किल था। तो वो कुछ भी वो कर सकते हैं। अब सवाल तो ये है कि आपके पास जो अपनी फसल है उसको आप कैसे सुरक्षित रखते हैं। अब बाहर के लोग तो आएंगे, वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश भी करेंगे सत्ता हथियाने के लिए। अब जो है ना, साम दाम दंड भेद और बिल्कुल जो नैतिकता है उसको ताक में रख करके जो है सारा हिसाब किताब होता है। जो प्रकरण पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसको आप क्या मानना है? क्या वो नैतिकता के खिलाफ था? इससे पहले का आप प्रकरण बोल रहे हैं। देखिए, बात ये है, ये इसमें 2-3 चीजें हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, क्या उनका लालच तो नहीं इतना बढ़ गया है, क्या वो ऊब तो नहीं गए हैं प्रेजेंट सेटअप से,
क्या उनको जो है ना वो इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है। ये 2-3 स्थितियां होती है जिसमें आपस में जो है ना मन मुटाव हो जाता है। जब मन मुटाव होता है तो व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि छोड़ दो। ये जो पीछे गए कांग्रेस के लोग गए हैं, बीजेपी में जो है, इसमें सबसे वजह से धर्मशाला के वो एमएलए थे, हाँ, सुधीर शर्मा जी। अब उनका ये मानना था कि भाई मैं पहले भी मंत्री रहा हूँ, मुझे कोई अधिमान मिल नहीं रहा है और मुझे जो है इग्नोर किया जा रहा है, मेरी हैसियत कम की जा रही है और मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि भाई आपकी क्या स्थिति है और क्यों ऐसी स्थिति है। इसलिए इससे दुखी होकर के जब वो लोग निकले हैं तो अब उसका परिणाम अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो वो जाने, लेकिन निश्चित खलबली तो दोनों जगह पर होती है। और वो विपक्ष तो चाहेगा, वो तो चाहेगा कि अगर वहाँ टूट वगैरह होती है हमको सत्ता में आने का मौका मिले। नैतिकता तो खत्म है पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई अपवाद नहीं है कि ये बड़े न्याय से शासन को चला रहे हैं। इस दृष्टि से एक आदमी का नाम ले सकता हूँ, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मतलब कम से कम ढंग के साथ जो है ना सरकारों को चलाते हैं और सरकार पूरे ताकत के साथ जो है वो लोगों की जनता की सेवा करने में रहते हैं। बाकी जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ चलता ही रहता है एक दूसरे को गिराने के लिए। अब क्योंकि 2 साल का कार्यकाल सुकू सरकार को पूरा हो रहा है, आपकी नजर में कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि लगातार मुद्दा बनता रहा, आर्थिक संकट प्रदेश में है। हालांकि मुख्यमंत्री बराबर ये कहते रहे कि आर्थिक संकट नहीं है, आर्थिक संकट बिल्कुल नहीं है, बावजूद इसकी समय पर कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिली। इस मामले में आपका मौजूदा सरकार के कार्यकाल पर आपकी टिप्पणी? मुझे एक बात कहनी है, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस इस हद तक चला गया था कि कुछ चेक बाउंस हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने राइट फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट जो है इसकी हरकत जो इसकी आई थी उस समय कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब तरह से हम ठीक ठाक कर रहे हैं। सामान्य जनों में ये भय व्याप्त नहीं था कि प्रदेश सरकार चल नहीं रही है, जबकि उन्हीं की सरकार केंद्र में होते हुए भी उनको बड़ी भारी कठिनाई आई थी। अभी मैं एक बात सोचता हूँ, अभी जो 1 मास में ये वेतन समय पर नहीं दे सके, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सके समय पर, और पेंशनरों को कुछ आगे 10 दिन आगे दे दिया। सवाल ये नहीं है कि 10 दिन आगे दिया, 5 दिन आगे दिया, ये एक छोटा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ये है कि इसने एक भय व्याप्त कर दिया पूरे प्रदेश में। और भय ये व्याप्त कर दिया भाई सरकार में किसी भी समय हमको पेंशन नहीं मिलेगी और भी कोई कठिनाई आ सकती है, ओहो ये तो बड़ा खतरा हो गया। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी कमी रही सरकार में। जो वित्त सचिव थे उनको बुला करके पहले कहना चाहिए था कि ये 2,500 करोड़ रुपया जो है, 2,500 करोड़ की कमी थी शायद कुल, और ये तो बैंक से भी ले सकते थे ओवरड्राफ्ट करके, 15 दिन के बाद वापस देते। इसका इंप्रेशन, जी मैं सच कहता हूँ आपको विदाउट एनी बायस टू एनीवन, कि इसका इंप्रेशन तो पूरे प्रदेश में ठीक नहीं पड़ा है। और कौन जिम्मेवार है इसके लिए मैं सोचता, जहां तक तो ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, ये तो बेलगाम घोड़ा हो गया है। इसकी तो हालत ये है कि ये कुर्सी पर बैठे हैं, कोई ना तो विजनरी, कोई ऐसे लोग हैं जो अपने विजन के साथ किसी चीज को आगे सामने रखें, हमारे प्रदेश में किस प्रकार से प्रोग्रेस होगी, कहाँ क्या करना चाहिए, कौन से विभाग में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं है। सब इसके लिए अधिकारी काफी जिम्मेदार है, लेकिन राजनीति के लोग भी जो है वो मेरा ख्याल है लापरवाह है। उन्होंने इसकी ग्रेविटी को समझा नहीं कि इसका कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी, अब ये मैं समय ही बताएगा। ये एक पेंशनरों में और जो सरकारी कर्मचारी है उनमें, ऐसे तबके में तो एक भय मेरे ख्याल स्थापित हो गया है जिनको ये वित्तीय स्थिति का, वित्तीय प्रबंधन का कुछ पता क्या नहीं। सुझाव ऐसे हो सकते ताकि वित्तीय स्थिति हिमाचल की बेहतर हो? दूसरा, कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी, उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया, वो सड़क पे उतर आए, जबकि वो सबसे अंतिम समय में आंदोलन होते भी थे तो तब सरकार सुलझा लेती थी, अब वो भी सड़क पे आ गए। ये जो सारा कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी तक उनसे बातचीत नहीं हुई है। हाँ, मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। देखिए, जितने भी पर्वतीय राज्य है
हम उत्तराखंड से शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश है, ऊपर कश्मीर है, आगे नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेटें हैं, मणिपुर है, त्रिपुरा है, आसाम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। ये जितने भी उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं, इनमें वित्तीय संकट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इतने संसाधन प्रदेश कभी इकट्ठे कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये किया गया था कि 90% सहायता जो है वो केंद्र देगी और 10% जो है स्टेटें पैसा इकट्ठा करेगी। उसके बावजूद भी ये 10% भी अगर ये जुटा नहीं सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिज्ञ भी और साथ में जितना भी ये अधिकारियों का सारा ये कुनबा है, ये पूर्णतया जिम्मेवार है, क्योंकि ये लापरवाह हो गए हैं, अपने दायित्व को समझते नहीं। मैंने एक बार सुझाव दिया था कि अगर आप कर्मचारियों की देखरेख करिए और उनके भलाई का सोचिए, उनको समय पर तनख्वाह दीजिए, और वो कर्मचारी हमारे ही प्रदेश के भाई बहन हैं, उनकी वो देखरेख करना जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर करिए जो नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूं कि काम नहीं, और आधा काम भी नहीं होता है कार्यालयों में, आधा। और उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार वो अधिकारी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो खुद 4-6 फाइलों पर दस्तखत करके पूरे दिन में बैठा रहता है, काम नहीं करते। मैं कहता हूं, आज भी मैं ये सुझाव दे रहा हूं, और खैर हमको तो थोड़ी समय मौका मिला, जब मौका मिला तो कुछ हमने काफी अच्छे पग उठाने का प्रयास किया था। आज जरूरत इस बात की है कि आप पूरे प्रदेश के अंदर डेस्क वर्क असेसमेंट शुरू करो। डेस्क वर्क असेसमेंट क्या है? इस टेबल पर कितना काम है और इसको शाम तक किस क्लर्क ने, किस सुपरिटेंडेंट ने, किस एसओ ने कितना पूरा कर दिया है, और उसके ऊपर जो है, जो अधिकारी है उसने क्या एक्शन लिया है। ये जो फाइलें पड़ी हुई है जिसमें डस्ट जम रहा है और कई सालों की फाइलें, पहले तो एक और ही रिवाज था, जब कार्यालय में कोई जाता है ये काम कराना है, और ये जब वो आदेश देंगे, अधिकारी आदेश देंगे, साहब बोलेंगे, तब मैं फाइल निकालूंगा। कितना गलत काम है। फाइल वहां पड़ी हुई है, उसमें धूल जम रहा, 3-3, 4-4 साल की फाइलें पड़ी हुई है। मैं ये कहता हूं कि ये कर दिया जाए कि इतने दिन से आगे फाइल कोई नहीं रहेगी, अगर रहेगी उसमें तो आप जो कारण गिना रहे कि सरकार किसी की भी, तो सिस्टम के लापरवाही, इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? क्योंकि काम लटकाने कैसे हैं उसके लिए पूरी, और दूसरा सियासत बहुत हावी है, पॉलिटिकल सिफारिश वाले लोग, उनसे काम लेना बहुत मुश्किल है। देखिए, बात कल्चर को सुधारना या तो कड़वे आपको घूंट पीने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपकी नजर में क्या होगा? मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक इसके लिए हमारे समय का बहुत बढ़िया उदाहरण है, और वो उदाहरण ये है कि शांता कुमार जी जब सरकार में थे, उन्होंने कड़े फैसले लिए, उसमें नाराजगी हुई, बल्कि बहुत ही वरिष्ठ 2 अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उनको भी जो है निलंबित कर दिया था। ये साहस राजनीतिज्ञों को करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टॉप टू बॉटम, हाँ टॉप टू नहीं, हाँ टॉप टू बॉटम, पहले टॉप ठीक किया जाए और फिर बॉटम तक आया जाए। टॉप में एक तो हैवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये भी बड़ा तंग कर रहा है। किसी ने कहा कि भाई एक दफा हिमाचल एक आईजी चलाता था, आज तो डीजीपी वगैरह भी कितने, एसआई वन विभाग में है, एसआई और ये इसमें है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, एसआई आईपीएच में, मतलब अधिकारियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है बड़ी, और नीचे कर्मचारी जहां काम करना चाहिए उनकी संख्या घट रही है। क्यों? क्योंकि नई रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रही है। उसका क्या है कि एक तो वर्क लोड भी पड़ रहा है, और दूसरी जो है, कर्मचारियों का आपने जिक्र किया, थोड़ा रोकना आपको चाहेंगे। पिछले दिनों के एक अधिसूचना जारी आ गई राज्य सरकार की तरफ से, कि जिसमें कर्मचारियों की खाली पड़े पदों को ही समाप्त कर दिया गया। हालांकि उस पर सफाई मुख्यमंत्री ने दी कि ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप जो है ना इस बात का असेसमेंट करेंगे किस विभाग में कितने पद आवश्यक है, इसको दोबारा देखिए ना, किताब खोलिए, फाइल खोलिए, देखिए आज की जरूरत क्या है, 20 साल पहले की जरूरत अलग थी, आज की जरूरत क्या है। क्या जो ये एआई का युग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और इस युग में कितने पद कम हुए हैं, क्या ये उचित है या नहीं है? क्या ये वो पर्पस भी सर्व करेगा
कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, कहीं उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ये भी संतुलन बनाना है और फिर मशीनों के माध्यम से जो काम हो रहे हैं वो भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा है नहीं है, और उद्योग यहाँ सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग लग सकते हैं। सूक्ष्म उद्योगों में हमें तो लोग नौकरी मांगते हैं, सरकारी नौकरी। यहाँ तो ट्रेंडी सरकारी वही नौकरी, वही वो सरकार दे नहीं पाती, फिर विद्रोह हो जाता है। नहीं, वो उसका कारण, उसमें भी सरकार को जो है ना कुछ, देखो सरकार हमारी गाइड भी होती है, सरकार को गाइड भी करना पड़ता है। मैं आज कहूँ कि अगर नाई है, धोबी है, और ये क्या कहते हैं, ये जो लोग हैं ना, क्या क्या है इसमें, राजमिस्त्री है, कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं। आज हिमाचल प्रदेश में 1,00,000-1,50,000 लोगों की जरूरत है। बाहर के राज्यों से लोग आ करके पानी का काम करने वाला प्लम्बर जो है 1,500 से 2,500 रुपया दिन का कमा रहा है। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, 1,500 से 2,500 रुपया दिन का कमा रहा है। अगर हमारे बच्चों को इस ओर आकर्षित किया जाए और वो ये काम करे, बड़े सिंपल काम है, हाथ से काम करने वाले हैं, तो हम 1,00,000-1,50,000 लोगों को तो यहाँ पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में लगा सकते हैं। सूक्ष्म तो ये है कि बड़े छोटे मोटे अपने काम है, जैसे मैंने ये गिना दिए, और लघु उद्योग यहाँ हिमाचल प्रदेश में लग सकते हैं, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए यहाँ संभावना थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि ज़मीन भी इतनी ज़्यादा है नहीं है। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर गुजरात के अंदर उन्होंने एक सेमीकंडक्टर का अब उद्योग लगाना शुरू कर दिया ताइवान की सहायता से। उसमें पता कितना बड़ा उद्योग है, 8,000 करोड़ में वो लग रहा है, और 8,000 करोड़ में एक उद्योग लग रहा है, और उसमें 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक ही उद्योग के लगने से। उसको देखे देखे ओवरनाइट जो है ना महाराष्ट्र के लोग इकट्ठे हो गए, अब 4 उद्योग लग रहे हैं। पहले क्या था कि दुनिया के अंदर ताइवान एक ऐसा देश था जो 64% टोटल जो दुनिया की डिमांड है उसको 64% ताइवान पूरा करता था। सेमीकंडक्टर चिप्स बोलते हैं इनको, जो हर जगह लगते हैं, आपके मोबाइल में लगते हैं, गाड़ियों में लगते हैं, जहां भी अब काम है ऑटोमेशन का उसमें लगते हैं। तो अब ये भारत लगा रहा है। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश में हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, एग्रीकल्चर को, इसमें बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, कांगड़ा, बिलासपुर वगैरह में गलगल होता बड़ा भारी, लोग हंसते जी गलगल है, क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं है, और ये सरकार में बैठे लोग भी नहीं जानते कि गलगल का पैक्टिन बनता है। और मैं आपको बताऊं सिंट्रल क्या है, वो पैक्टिन प्रति किलो क्या भाव बिक रहा है, 7,000 रुपए किलो। अब कहां कर रहे हैं हमारे लोग? जो फील्ड का ऑफिसर है, जिनको जाना चाहिए, वो फील्ड में कहीं दिखते नहीं है, वो वहां पर धूप सेक रहे हैं ऑफिसों में बैठकर। कोई मतलब कार्यान्वयन की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं है, और एक विजन नहीं है, जवाबदेही बिल्कुल नहीं है, जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है, इसलिए वो निठल्ले, क्योंकि वो तो सीधा कानून कहता है कि जो सरकार में नौकरी करता है उसको नौकरी करने के, काम करने के पैसे मिलते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दे तो 311 के अंतर्गत जो है उसको घर छुट्टी की जा सकती है, घर भेजा जा सकता है, इसलिए पैसे दिए जाते हैं। इतनी हिम्मत कंडक्टर राजनीतिक तौर पर, इतनी हिम्मत नहीं, वो जुटा इसलिए नहीं सकते हैं कि हम सब लोग इस हमाम में नंगे हैं, और जब हिम्मत तब आएगी जब हम बिल्कुल साफ सुथरे होकर के काम करने का दृढ़ संकल्प ले, और कहीं भी हमको कोई उंगली उठाने वाला ना मिले, उंगली ना उठा सके, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर ये स्टेप्स आप नहीं लेंगे तो ये धक्का चलता रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसा है, इस सिलसिले में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? मैं सोचता हूँ शांता कुमार के मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं था। शांता कुमार ने अपने समय में कड़वाहट मोड़ ली और नाराजगी मोड़ ली, लेकिन जगह उस समय आपको मैं बताऊं 1 रुपया भी हिमाचल प्रदेश पर कर्ज नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, और आज हम 92,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं, और अभी कुछ दिनों के बाद जो है 1 लाख करोड़ पर पहुंचेंगे। एक ऐसा छोटा सा प्रदेश जिसमें 80 लाख की आबादी कुल रहती है,
है जी, और 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना छोटा जैसा प्रदेश, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे के पास पहुंचने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारा कुछ नहीं किया जा सकता। मैं भी समझता हूं इस बात को, चाहे अगर हम भी बैठेंगे उनकी जगह पर तो हमसे भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पॉसिबल है उसको करने के लिए करो। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आपके हिमाचल प्रदेश में जितने पावर प्रोजेक्ट है 5 मेगावाट से नीचे के 5 के, वो कम से कम कोई 300-400 से ऊपर ऐसे पड़े हुए, कोई 15 साल है, कोई 16 साल है, 12 साल है, 13 साल। क्यों है? अधिकारी मौज कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बाहर के अपने लोग भी कोई ध्यान देते नहीं है। और कभी भी इस पर मतलब निश्चय के साथ किसी भी सरकार ने नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली ऑफ दिस प्रेजेंट सरकार, किसी भी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि आपने जिनको ये कहा कि भाई आप यहाँ प्रोजेक्ट लगाओ, तो सरकार की कुछ जिम्मेदारियां, अगर मान लिया जाए किसी ने एक 3-4 मेगावाट का प्रोजेक्ट कहीं पर लगा दिया और उसकी जो फीडिंग लाइन है, ठीक है नहीं जी, ट्रांसमिशन लाइन जो है वो जा करके कहीं है कोई 20-22 किलोमीटर में जा करके, वो कहां से वायबल होगा प्रोजेक्ट? वो तो होगा ही नहीं, वायबल ही नहीं होगा प्रोजेक्ट। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप उसको वायबल बनाइए, आप एक इकोनॉमिक्स जो है वर्कआउट करिए। उस इकोनॉमिक्स में आता है भाई इतनी दूर है, हमने इतने पैसे बारे दिए। में क्या आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? कभी आपने सुझाव सरकार के साथ, किसी भी सरकार का साझे किया और उस पर अमल किया हो? मैंने पहले तो बहुत कहा, पहले की 2-3 सरकारें थी उसमें मैंने बहुत कहा कि आप ये करिए, प्रैक्टिकल करिए और इनको जो है सपोर्ट दीजिए, टेक्निकल सपोर्ट दीजिए और कुछ करिए, तब ये उद्योग लगाएंगे। आज तक देखो 45-46 हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये हम 50 साल से सुन रहे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ तो मेरे ख्याल है 15-16 हजार से नीचे ये ऊपर तो है नहीं है इतने, और वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। मतलब हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है और हमारा विजन क्लियर नहीं है, इसलिए ये समस्याएं पैदा हो रही है। मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने प्रयास किया पहले, अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी है इनसे बात हुई नहीं है। मैंने इनके कुछ नज़दीकी लोगों से कहा था कि एक मीटिंग बुलाओ, उसमें उन लोगों को भी बुलाओ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मीटिंगें बुलाते हैं लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। जब तक के लिए ये निष्कर्षवादी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक के लिए न तो हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन में हमको कोई आगे बढ़ोतरी मिलेगी। देखिए कितना बड़ा फायदा है छोटे प्रोजेक्टों का ही। मैं आपको बताऊं, छोटा प्रोजेक्ट लगता है एक पूरे एरिया को या जिला को कवर करता है और वहीं कवर हो जाता है। ट्रांसमिशन का इतना लॉस नहीं होता है क्योंकि पारेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है हानि होती है विद्युत की, जब आप भेजते हैं तो हानि होती है उसमें। तो इसलिए क्योंकि आपके पास जो है वो नेशनल ग्रिड के लिए नजदीक में कोई फीडर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि इनको फीडर लाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए, एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। बहुत सुझाव सरकार को दिए हैं, समय समय पर ये देते रहते हैं सुझाव। इनका ये कहना है कि जहां तक आज तक के मुख्यमंत्री को सवाल है तो ये इनकी नजर में शांता कुमार सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। उन्होंने कड़े कदम भी उठाए और ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है और खासतौर पर सरकारी कार्यालयों की संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। टीम भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।